का विकास करने के लिए खोले हैं। तो स्टूडेंट लर्निंग में क्या हमें सिर्फ उनको जो उनका विषय वस्तु है केवल वही पढ़ाना है, केवल उनको पुस्तकों का अध्ययन कराना है, केवल उनको एक डिग्री देनी है? नहीं। मोरल रीजनिंग एंड एथिकल सेंसिटिविटी, यदि आप स्वयं ही इस बात को जानेंगे कि यदि एक बच्चा है जिसके 90% मार्क्स हैं, 98% मार्क्स हैं, और एक बच्चा है जिसके 60% मार्क्स हैं, अब आप ये देखिए 98% मार्क्स का बच्चा यदि ईमानदार नहीं है, यदि वह अपने कार्य को भली भांति नहीं कर पा रहा है, यदि उसमें आत्मविश्वास नहीं है, यदि उसमें कोई नैतिक शिक्षा ही नहीं है, उस 98% को हम क्या करेंगे? हमारे लिए वो बेकार है, क्योंकि वो समाज के लिए कोई अच्छा योगदान नहीं देने वाला, वो समाज के सामने एक उदाहरण नहीं पेश करने वाला। उसकी बजाय जो एक 60% का बच्चा है, जो ईमानदार है, जो अपने कर्तव्यों को जानता है, जो अपनी कमियों को जानता है, जो अपने गुण कौशल को विकास करके, विकसित करके और विद्यालय को या समाज को कुछ अपना योगदान देना चाहता है, वो हमारे लिए अधिक महत्वपूर्ण है। तो हमने अपने मस्तिष्क से इस चीज़ को हटाना है कि 90% बच्चा, 98% बच्चा या 100% का बच्चा ही अच्छा होता है। वो बच्चा जो कि जिसके मोरल वैल्यूज़ जिसके बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसमें पर्सनल डेवलपमेंट हो चुकी, जो आत्मविश्वासी है, जो अपने स्किल्स को एक्सप्रेस कर सकता है, अपने आप को अपने सामने चर्चा में भाग ले सकता है, बात कर सकता है, और साथ ही साथ अपने स्कूल सब्जेक्ट्स में भी अच्छी तरीके से अपना कार्य कर पा रहा है, हमें ऐसे बच्चे का निर्माण करना है। और इसलिए ये जो लेयर 3 है, ये फॉरमोस्ट है, सबसे श्रेष्ठ है, और हम सब का दायित्व यही है कि इस लेयर 3 के जो हमारे एस्पेक्ट्स हैं उसको हमने भूलना नहीं है। तो हमें इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखने की आवश्यकता है। 4 तरीके के कॉम्पिटेंस मैं कहूँगी, 4 तरीके का ये जो स्तर है वो हमारे सामने है। जो पहली स्टेज है वो कहते हैं अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। आई डोंट नो दैट आई डोंट, दिस इज़ अ ग्रेट प्रॉब्लम। मुझे यही नहीं पता, मुझे क्या नहीं पता। अब एक तो उसको पता नहीं है, और उसके बाद उसको ये भी नहीं पता कि उसको क्या नहीं पता। तो हम सब समाज का दायित्व बनता है कि उस व्यक्ति को, उस बच्चे को हम उसका मार्गदर्शन करें, उसके साथ खड़े हों और उसको बताएं कि तुम्हें क्या नहीं पता, जिसके बारे में तुम्हें आगे जानकारी लेने की आवश्यकता है। जो अगली स्टेज है वो है कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। आई नो दैट आई डोंट नो। इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग कि कम से कम मुझे ये तो पता है कि मुझे क्या नहीं मालूम, मुझे क्या नहीं पता, मुझे कौन से क्षेत्र में कार्य करने की आवश्यकता है, मुझे कौन से विभाग में और सीखने की आवश्यकता है। तो कम से कम हम कहेंगे कि इस स्तर के व्यक्ति एक लगातार प्रयास करते हैं अपने आप को और जागरूक बनाने का और उस बारे में जानकारी लेने के लिए। कॉन्शियस कॉम्पिटेंस इज आई नो दैट आई नो। ये भी एक अच्छे स्तर का मैं कहूँगी कि जागरूकता है, जिसमें व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति, जैसे मैंने बात की ना, हम स्कूल के सारे स्टेक होल्डर्स की बात कर रहे हैं, चाहे वो प्रिंसिपल है, चाहे वो टीचर है, चाहे वो बच्चे, चाहे अभिभावक है। आई नो दैट आई नो, कि मुझे इतना पता है कि मुझे इस बारे में जानकारी है, तो मैं उस जानकारी को बाकी सब लोगों को बांट सकती हूँ, उनके साथ अपने विचार साझा कर सकती हूँ, और उसके बारे में और भी अधिक अपने आप को अपडेट कर सकती हूँ। और इसके अलावा कहाँ मेरी आवश्यकता है, कहाँ मैं अपना योगदान दे सकती हूँ, वो मुझे पता है। तो उस हिसाब से हम लोग विकास करेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे। इनके पीछे जब हम कार्य करने का प्रयास करते हैं, और जब हम अपने पूरे के पूरे कार्यों की दिशा, यदि हम इन 4 एस्पेक्ट्स को सोच कर करते हैं, तो निश्चय से ही हमारे जो कार्य हैं वो सफल होते हैं, और हमें अपनी जो दिशा है, जिस पर हम अपने बच्चों को, अपने प्राचार्य, अपने शिक्षकों को लेके जाने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें हमें सिद्धता मिलती है। इन्फ्लुएंस अदर्स, तो हम किस तरीके से सबको इन्फ्लुएंस करने वाले हैं? हम अपने शिक्षकों को इन्फ्लुएंस करने वाले हैं, हमने अभिभावक जन को करना है, हमने अपने बच्चों को करना है, क्योंकि अंतिम जो हमारा जो लक्ष्य है, जो एक ही टारगेट है, वो है बच्चों तक पहुंचना। तो बच्चों को हमने इन्फ्लुएंस करना है, किस तरीके से करेंगे, किस तरीके से हम लोग कैसी गतिविधियां हम अपने विद्यालयों में करेंगे, किस तरीके से हम अपने सिस्टम को संचालन करेंगे कि हमारे जो बच्चे हैं वो एक पॉजिटिव, सकारात्मक प्रभाव लेकर जाएंगे। डायरेक्टर्स, डेफिनेटली हमने उनको दिशा देनी है, एक सफल व्यक्ति बनाने के लिए ऐसी दिशा देनी है जो अपने समय का पूरा तरीके से उपयोग कर सके, और हमेशा अपने मन में अपने लक्ष्य को सामने रखें कि हमने कहाँ जाना है और किस तरीके से जाना है। एम्पावर अदर्स, क्योंकि हमारी ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि हमारे जो
जूनियर्स हैं, हमारे जो सामने जो हमारे शिक्षक हैं, जो हमारे सामने जो हमारे बच्चे हैं, उनको हमने इस तरीके से एम्पावर करना है कि ये भविष्य है हमारा, और अगर हमारा भविष्य स्ट्रांग होगा, दृढ़ होगा, तो निश्चित से ही हमारे जो भविष्य है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं, जो हमारा लक्ष्य है हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। With the dignified ways to terminate the off-task behavior. We should use alternative lesson plan also sometimes. Yes, we have to plan for alternative lesson plan also. We have to take the help of colleagues, parents and supervisors. Sometimes what happens, you enter the classroom and you don't know what had happened in the previous classroom, and you find one child disruptive or disturbed or diverted. You punish that child again, and you come back and you come to know that that child has got scolding for the last 2-3 teachers continuously. So see what kind of you can say impression he is going to have from his school, from his teachers. So in that very way, if we keep on talking with our colleagues, it may happen that one teacher who has left the classroom while going and entering of the other teacher, they may just share a little bit that don't say anything to that child because I have already scolded that child in my previous class, and that child is disturbed because of this reason, whatever may be. So if we share, if we interact little bit two teachers, then definitely it helps. If a teacher has scolded the class and taken the class strictly, the other teacher, she comes to know she can manage that class in polite way, so that the student should not have any kind of you can say that impression that I should not go to the school because school doesn't understand me. So in that very way, we have to be careful. We have to speak with our colleagues. We have to speak with the co-teachers, and we have to manage any class. It may be with a large number, because difficulty is always to manage large number of students. It's not difficult to manage 20-25 students in a class, but yes, if there are 35, 40, 45 students, it means that this is a large number of class, and if we want to give personal attention to any large class, we have to be careful. We have to plan ahead, we have to prepare thoroughly, we have to maximize classroom space, we have to know our students, and we are to see that we have to move around in the class, we have to be available before and after the class even to the student, because this is a large class. We have to identify those students who need the special attention. We have to recognize the attention span of students also. Maybe that student's attention span is only 15 minutes, 20 minutes. So remaining 15-20 minutes you can incorporate with some activity. So it all depends what kind of students we are managing. Layer 1 is setting the direction for school improvement and student learning. Layer 2 is practicing pedagogical leadership. Layer 3 is assuring student outcomes. ये जो हमारा टॉपिक है ये टेक्निकल भी है, ये दोनों तरीक़ों से चलने वाला है. तो जैसा कि हमारे एक पार्टिसिपेंट कह रहे थे कि सुबह थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए जिसमें हम लोग अपना माइंड, क्योंकि शार्प इस टाइम फ्रेश माइंड होते हैं, तो हम ज़्यादा सोच सकें और ज़्यादा अच्छे से उसको ग्रास्प कर सकें. एंड आई एम रियली फॉर्चुनेट टू गेट दिस फर्स्ट सेशन इटसेल्फ फॉर यू. आई थिंक कि आप इन चीज़ों को बहुत अच्छे से ग्रास्प करेंगे. तो पहला जो पॉइंट है हमारा, सेटिंग द डायरेक्शन फॉर स्कूल इम्प्रूवमेंट एंड स्टूडेंट लर्निंग. यही सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट पहला पॉइंट मैं कहूँगी हमारे लिए जो हमने काम करना है. हमारे काम का इफ़ेक्ट क्या होता है वो लेयर 3 है, लेकिन हमने क्या काम करना है वो लेयर 1 है. सेटिंग द डायरेक्शन, सबसे पहले अपनी डायरेक्शन सेट करनी है, अपनी स्कूल इम्प्रूवमेंट प्लान बनाना है और स्टूडेंट लर्निंग के लिए क्या प्लानिंग लेकर चलना है, वो लेयर 1 है. लेयर 2 इज़ प्रैक्टिसिंग पैडागोजिकल लीडरशिप. उस जो हमने सोचा है, जो हमने डायरेक्शन प्लान किया है, जो माइंडसेट जो बनाया है, उसको हमने प्रैक्टिस में लेके आना है और उसका इम्पैक्ट क्या होगा, दैट इज़ एश्योरिंग स्टूडेंट आउटकम. नेचुरली दिस इज़
लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट दैट वी वांट, क्योंकि हम लोग विद्यालय किसके लिए चला रहे हैं? बच्चों के लिए। हम लोग ये सारा सिस्टम किसके लिए बना रहे हैं? बच्चों के लिए। हम उनके भविष्य निर्माण की बात कर रहे हैं। हम उनको उनके ऐसे गुण, ऐसे कौशल विकसित करना चाह रहे हैं कि जब वो इस विद्यालय की परिधि से बाहर निकल के जाएगा तो वो एक कंप्लीट पर्सनैलिटी होगा, ऑलराउंडर होगा। वो अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए कुछ कर गुजरने के लिए तैयार होगा, अपना कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार होगा। तो फाइनल हमारा जो है वो स्टूडेंट आउटकम है। यदि हमारे विद्यालय से बच्चे जो हम चाहते हैं वैल्यूज़ लेकर नहीं निकल रहे हैं, या एक रिस्पेक्ट वाला एनवायरनमेंट नहीं है, या उनका अपने देश के लिए प्यार नहीं है, ऐसे अगर बच्चे हम अपने विद्यालय से निकाल के भेज रहे हैं समाज में, तो हमारा ना होना बेहतर है। तो इसीलिए मैं कई बार बोलती हूँ कि इस चेयर पर, प्रिंसिपल की चेयर पर यदि हम बैठे हैं, तो हमारी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू प्रोवाइड द बेस्ट एनवायरनमेंट टू द स्टूडेंट, टू अवर फ्यूचर। हमारा भी तो यही फ्यूचर है ना, हमारे समाज के भी तो यही निर्माण करने वाले हैं। और उसके बाद टू प्रोवाइड देम अपॉर्चुनिटीज़ टू मेक आउट देयर स्किल्स एंड देयर एबिलिटीज, डेवलप इन सच ए वे दैट दे बिकम देयर कॉन्फिडेंट सिटीजन। यदि इस चेयर पर बैठ के यदि हमने अपने बच्चों को अच्छे टीचर्स नहीं दिए, अच्छा शिक्षा का एनवायरनमेंट, अच्छा कल्चर डेवलप नहीं किया, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ डेवलप नहीं किए हैं, उनको अवसर नहीं दिए हैं, तो हम एक पाप कर रहे हैं। वी कमिट अ सिन, आई वुड से, इफ़ वी आर नॉट प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़ टू अवर स्टूडेंट्स। तो ये हमारा हमेशा सबसे पहला जो पॉइंट, मतलब टॉप मोस्ट जो है, हम अपने स्टूडेंट को क्या दे रहे हैं वो हमेशा याद रखना है। सारी उम्मीदें करके बैठा है। द लिसनर, the optimist, the practical motivator, the brutally honest as a principal, I would say, the encourager, the inspirer, the challenger, the empathizer, the accountability partner. A principal has to, you can say, put on different caps at various times. जो भी requirement है as per the need of the situation, we are to become a motivator, an optimist, an inspirer, a challenger. मतलब हर तरह का रोल हमको निभाना है। और ये हमेशा याद रखना है कि ये जो कोई भी हमारे सामने आ रहे हैं, वो अपने गुरु के रूप में देख रहे हैं हमें, एज एन एक्सपर्ट हमको देख रहे हैं। और यदि हमें वो क्वालिटी नहीं है, वो कैपेबिलिटी नहीं है, देन वी आर टू बिल्ड अप दैट क्वालिटी इन अस। वरना अपने आप को रोज़ सीखना है, हम भी तो लर्नर्स हैं। और जब लर्नर्स और टीचर्स जब साथ साथ सीखते हैं, तब तो उसका आनंद ही कुछ और होता है। तो गुरु और शिष्य जब साथ साथ एक ही पॉइंट पर लेकर चलते हैं अपने आप को, दोनों ही सीख रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे को सिखा रहे हैं, वो भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होता है। तो पॉइंट ये है कि हमसे कितनी उम्मीदें की जा रही हैं। तो लेकिन इसे घबराना नहीं है कि अरे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है, मैं नहीं कर सकता, ऐसे नहीं, घबराना नहीं। वी कैन डू, यस वी कैन डू। वी आर एक्सपीरियंस, वी आर रिस्पॉन्सिबल एंड वी आर कमिटेड टू अवर जॉब, वी आर डेडिकेटेड, वी आर पैशनेट एंड डेफिनेटली वी कैन डू। God is there with us. कहते हैं ना कि what they are in the education field, whatever we are planning, whatever we are managing, whatever we are dealing with, the final target of our all this exercise is to bring up the positive behavior, positive outcome in our students, and that is a must. So many researches are happening, so many different changes are coming up in our system, so many methodologies are being applied over there in different circumstances, different classrooms, different scenarios, but finally the outcome is the same. Outcome for all these exercises is same, and that is to bring up the positive behavior in the students. So for this, to make that, to get this outcome, positive outcome from our students, to make them a complete personality, to make them a self-realized citizen, we have to take care of many situations. But the most important thing which we have to deal with, which we have to look after, that is a classroom management. Because result will be positive only when the class is being managed properly. So what is the classroom management? This can be defined as actions taken by the teachers to create an environment that supports and facilitates both academic and social emotional learning of the student. That is the best outcome that we say: academic, social, emotional growth, learning of the students. But how it will happen? It will happen when the environment will be created, a conducive environment will be created. And how this conducive environment is going to be created?
by well planned strategies being utilized by the teacher. That's why we say that teacher is not only a teacher, he is a mentor, he is a facilitator, he is a guide. So all these kind of qualities will be incorporated while utilizing the classroom management strategies. So the importance we know, it establishes and sustains an orderly environment, it increases and meaningful academic learning and facilitates social and emotional growth. It decreases negative behaviors. Yes, that is very much required, because as we are talking about that from the different scenarios, from the different family backgrounds, from the different societal backgrounds, the students are coming, and they may be sometimes exhibiting some kind of negative behavior, rowdy class we can say, and how we are to deal with them and how we are to utilize our time given for managing that class well. That all depends on the competence of the teacher. है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गुजर गए 1000 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गुजर गए 1000 दिन, गुजर गए 1000 दिन। कभी तो होगी इस चमन में भी बाहर की नजर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है।